मित्रों, नमस्कार। मैं सुबोध सिंह शिवगीत आज कथा कहानियों की श्रृंखला में उषा प्रियंवदा की एक प्रसिद्ध कहानी वापसी लेकर आया हूँ। इसके मुख्य पात्र गजाधर बाबू हैं। गजाधर बाबू नौकरी से अवकाश प्राप्त करने के बाद अपने घर आते हैं, लेकिन घर का जो बदला हुआ वातावरण है, बाल बच्चे किस तरह अपने दिनचर्या में व्यस्त हैं और उस बूढ़े पिता के लिए उनके पास कोई अवकाश नहीं है। यह उषा प्रियंवदा की इस कहानी की समस्या नहीं, आज समाज में बड़े पैमाने पर ये कहानी देखने को मिलती है कि हर घर में बुजुर्गों के साथ जो स्थिति है वो गजाधर बाबू वाली ही हो गई है। कैसे बुजुर्ग उपेक्षित महसूस करते हैं और गजाधर बाबू जो रिटायरमेंट के साथ एक उत्साह के साथ घर आए थे, क्या कुछ सोचते हैं, क्या कुछ देखते हैं, क्यों फिर लौट जाते हैं नई नौकरी लेकर, मगर घर में रहना उसे पसंद नहीं आता, मयस्सर नहीं आता, या घर रहने लायक घर ही नहीं रह गया है। चलिए आज हम सीधे उषा प्रियंवदा की इस प्रसिद्ध कहानी, जो लगता है राष्ट्रीय स्तर पर काफ़ी चर्चित कहानी आपके बीच लेकर आया हूँ। सीधे मैं उषा प्रियंवदा की कहानी वापसी से जोड़ता हूँ कि गजाधर बाबू ने कमरे में जमा सामान पर एक नज़र दौड़ाई। गजाधर बाबू ने कमरे में जमा सामान पर एक नज़र दौड़ाई। 2 बक्स, डोलची, बाल्टी, यह डिब्बा कैसा है गणेशी? उन्होंने पूछा। गणेशी बिस्तर बांधता हुआ कुछ गर्व, कुछ दुख, कुछ लज्जा से बोला। घरवाली ने साथ को कुछ बेसन के लड्डू रख दिए हैं, कहा बाबूजी को पसंद थे, गणेशी उनका सेवक है। उसकी पत्नी ने उनके लिए कुछ संदेश दिए हैं। घरवाली ने साथ को कुछ बेसन के लड्डू रख दिए, कहा बाबूजी को पसंद थे, अब कहाँ हम गरीब लोग आपकी कुछ खातिर कर पाएंगे। घर जाने की खुशी में गजाधर ने एक विषाद का अनुभव किया, जैसे एक परिचित स्नेह आदर में सहज संसार से उनका नाता टूट रहा था। कभी कभी हम लोगों की भी खबर लेते रहिएगा, वो गणेशी पूछता है। गणेशी बिस्तर में रस्सी बांधता हुआ बोला, कभी कुछ जरूरत हो तो लिखना गणेशी। ये भी उस नौकरी के संबंध को निभाने के लिए गणेशी जी उनका सेवक से कहते हैं कि गणेशी, अगर तुमको भी कोई जरूरत हो तो मुझको ख्याल करना, कभी कुछ जरूरत हो तो लिखना गणेशी, इस अगहन तक बिटिया की शादी कर दो। एक रागात्मक रिश्ते से बंधे थे अपनी नौकरी और वहां के आसपास के लोगों से। गणेशी ने अंगोछे के छोर से आंखें पोंछी, जब आप लोग सहारा न देंगे तो कौन देगा? आप यहाँ रहते तो शादी में कुछ हौसला और रहता। गजाधर बाबू चलने को तैयार बैठे थे। रेलवे क्वार्टर का वह कमरा जिसमें उन्होंने कितने वर्ष बिताए थे, उनका सामान हट जाने से कुरूप और भग्न लग रहा था। आंगन में रोपे पौधे की जान पहचान के लोग ले गए थे और जगह जगह मिट्टी बिखरी हुई थी, पर पत्नी बाल बच्चों के साथ रहने की कल्पना में यह बिछोह एक दुर्बल लहर की तरह उठकर विलीन हो गया। कमरे में एक सन्नाटा है, मगर घर जाने की उत्सुकता में यह सब कुछ कमजोर लग रहा है। गजाधर बाबू खुश थे, बहुत खुश। 35 साल की नौकरी के बाद वह रिटायर्ड होकर घर जा रहे थे। इन वर्षों में अधिकांश समय उन्होंने अकेले रहकर काटा था। उन अकेले क्षणों में उन्होंने इसी समय की कल्पना की थी जब वह अपने परिवार के साथ रह सकेंगे। इसी आशा के सहारे वह अपने अभाव का बोझ ढो रहे थे। संसार की दृष्टि में उनका जीवन सफल कहा जा सकता था। उन्होंने शहर में एक मकान बनवा लिया था। बड़े लड़के अमर और लड़की कांति की शादियां भी कर दी थी। 2 बच्चे ऊंची कक्षाओं में पढ़ रहे थे। गजाधर बाबू नौकरी के कारण प्रायः छोटे स्टेशनों पर रहे और उनके बच्चे और पत्नी शहर में, जिससे पढ़ाई में बाधा न हो। गजाधर बाबू स्वभाव से बहुत स्नेही व्यक्ति थे और स्नेह के आकांक्षी भी। जब परिवार साथ था, ड्यूटी से लौटकर बच्चों से हंसते बोलते, पत्नी से कुछ मनोविनोद करते, उन सब के चले जाने से उनके जीवन में गहन सूना पर भर उठा। खाली क्षणों में उनसे घर में टिका न जाता था। कभी प्रकृति के न होने पर भी उन्हें पत्नी की स्नेहपूर्ण बातें याद आती रहती। दोपहर में गर्मी होने पर भी 2 बजे तक आग जलाए रखती और उनके स्टेशन से वापस आने पर गरम गरम रोटियां सेकती। उनके खा चुकने पर और मना करने पर भी थोड़ा सा कुछ और थाली में परोस ही देती और बड़े प्यार से आग्रह करती, जब
वह थके हारे बाहर से आते जब वह थके हारे बाहर से आते तो उनकी आहट पाकर रसोई के द्वार पर निकल आती और उनकी सलज आंखें मुस्कुरा उठती। गजाधर बाबू को तब हर छोटी बात याद आती और वह उदास हो उठते। अब कितने वर्षों बाद वह अवसर आया था जब वह फिर उसी स्नेह और आदर के मध्य रहने जा रहे थे। रिटायरमेंट के बाद घर जाने की उत्सुकता और परिवार के साथ रहने की यादें, सुख का अनुभव करके बेचारे अब यहाँ से विदा हो रहे हैं। चलिए, टोपी उतार कर गजाधर बाबू ने चारपाई पर रख दी। अब दृश्य बदलता है। टोपी उतार कर गजाधर बाबू ने चारपाई पर रख दी, जूते खोलकर नीचे खिसका दिए। अंदर से रह रह कर कहकहों की आवाज आ रही थी। इतवार का दिन था और इनके सब बच्चे इकट्ठे होकर नाश्ता कर रहे थे। घर आ गए हैं, बच्चे नाश्ता कर रहे थे। गजाधर बाबू के सूखे चेहरे पर स्निग्ध मुस्कुराहट आ गई। इसी तरह मुस्कुराते हुए वह बिना खांसे अंदर चले आए। उन्होंने देखा कि नरेंद्र कमर पर हाथ रखे शायद गत रात्रि की फिल्म में देखे गए किसी नृत्य की नकल कर रहा था और बसंती हंस हंस कर दुहरी हो रही थी। अमर की बहू को अपने तन बदन आंचल या घूंघट का कोई होश न था और वह उन्मुक्त रूप से हंस रही थी। गजाधर बाबू को देखते ही नरेंद्र धप से बैठ गया और चाय का प्याला उठाकर मुंह से लगा लिया। बहू को होश आया और उसने झट से माथा ढक लिया। केवल बसंती का शरीर रह रहकर हंसी दबाने का प्रयत्न में हिलता रहा। गजाधर बाबू ने मुस्कुराते हुए उन लोगों को देखा, फिर कहा, क्यों नरेंद्र, क्या नकल हो रही थी? क्यों नरेंद्र, क्या नकल हो रही थी? कुछ नहीं बाबूजी, नरेंद्र ने सिटपिटा कर कहा। गजाधर बाबू ने चाहा था कि वह भी इस मनोविनोद में भाग लेते, पर उनके आते ही जैसे सब कुंठित हो गए। उनसे उनके मन में थोड़ी सी खिन्नता उपजी। ये जो बच्चे खिलखिला रहे थे और इनके आने से चुप हो गए, उससे उनके मन में खिन्नता उपजी। बैठते हुए बोले, बसंती, चाय मुझे भी देना। तुम्हारी अम्मा की पूजा अभी चल रही है क्या? बसंती ने माँ की कोठरी की ओर देखा। अभी आती ही होंगी और प्याले में उसने एक चाय छानने लगी। बहू चुपचाप पहले ही चली गई थी। अब नरेंद्र भी चाय का आखिरी घूंट पीकर उठ खड़ा हुआ। केवल बसंती पिता के लिहाज में चौके में बैठी माँ की राह देखते रही। गजाधर बाबू ने एक घूंट चाय पी, फिर कहा, बिट्टी, चाय तो फीकी है, लाइए चीनी और डाल दूं। बसंती बोली, रहने दो, तुम्हारी अम्मा आएंगी तभी पी लूंगा। थोड़ी देर में उनकी पत्नी हाथ में अर्घ्य का लोटा लिए निकल दी और अशुद्ध स्तुति करते हुए तुलसी में जल डाल दिया। उन्हें देखते ही बसंती भी उठ गई। पत्नी ने आकर गजाधर बाबू को देखा और कहा, अरे आप अकेले बैठे हैं, ये सब कहाँ गए? गजाधर बाबू के मन में फांस सी करक उठी। अपने अपने काम में लग गए हैं, आखिर बच्चे ही हैं। पत्नी आकर चौके में बैठ गई। उन्होंने नाक भौं चढ़ाकर चारों ओर जूठे बर्तनों को देखा, फिर कहा, सारे जूठे बर्तन पड़े हैं, इस घर में धर्म कर्म कुछ नहीं, पूजा करके सीधे चौके में घुसो। फिर उन्होंने नौकर को पुकारा। जब उत्तर न मिला तो एक बार और उच्च स्वर में फिर पति की ओर देखकर बोली, बहू ने भेजा होगा बाजार। और एक लंबी सांस लेकर चुप हो गई पत्नी भी। गजाधर बाबू बैठकर चाय और नाश्ते का इंतजार करते रहे। उन्हें अचानक ही गणेशी की याद आ गई। वह गणेशी जो उन्हें नौकरी काल में उनकी सेवा करता था। गजाधर बाबू बैठकर चाय और नाश्ते का इंतजार करते रहे। उन्हें अचानक ही गणेशी की याद आ गई। रोज सुबह पैसेंजर आने से पहले वह गरम गरम पूड़ियाँ और जलेबियाँ और चाय लाकर रख देता था। चाय भी कितनी बढ़िया, कांच के गिलास में ऊपर तक भरी, लबालब, पूरे 2.5 चम्मच चीनी और गाढ़ी मलाई। पैसेंजर भले ही रानीपुर रेल पहुंचे, गणेशी ने चाय पहुंचाने में कभी देर नहीं की। क्या मजाल की कभी उससे कुछ कहना पड़े। पत्नी का शिकायत भरा स्वर उनके विचारों में व्याघात पहुंचा। वह कह रही थी, सारा दिन इसी खिचखिच में निकल जाता है, इसी गृहस्थी का धंधा पीटते पीटते उम्र बीत गई, कोई जरा हाथ भी नहीं बटाता। बहू क्या क्या करती है? गजाधर बाबू ने पूछा। बहू क्या क्या करती है? गजाधर बाबू ने पूछा। पड़ी रहती हैं। बसंती को तो फिर कहो कि कॉलेज जाना होता है। गजाधर बाबू ने जोश में आकर बसंती को आवाज दी। बसंती भाभी के कमरे से निकली तो गजाधर बाबू ने कहा, बसंती, आज से शाम का खाना बनाने की जिम्मेवारी तुम पर है। सुबह का भोजन तुम्हारी भाभी बनाएंगी।
बसंती मुंह लटकाकर बोली, बाबूजी पढ़ना भी तो होता है, बाबूजी पढ़ना भी तो होता है। गजाधर बाबू ने प्यार से समझाया, तुम सुबह पढ़ लिया करो, तुम्हारी माँ बूढ़ी हुई, इनके शरीर में अब वह शक्ति नहीं बची है। तुम हो, तुम्हारी भाभी है, दोनों को मिलकर काम में हाथ बटाना चाहिए। बसंती चुप रह गई। उसके जाने के बाद उसकी माँ ने धीरे से कहा, पढ़ने का तो बहाना है, कभी जी ही नहीं लगता, लगे कैसे? शीला से ही फुर्सत नहीं, बड़े बड़े लड़के हैं उस घर में, हर वक्त वहाँ घुसा रहना मुझे नहीं सुहाता, मना करूं तो सुनती नहीं। नाश्ता कर गजाधर बाबू बैठक में चले गए। घर छोटा था और ऐसी व्यवस्था हो चुकी थी उसमें गजाधर बाबू के रहने के लिए कोई स्थान न बचा था। जैसे किसी मेहमान के लिए कुछ अस्थायी प्रबंध कर दिया जाता है, उसी प्रकार बैठक में कुर्सियों को दीवार से सटाकर बीच में गजाधर बाबू के लिए पतली सी चारपाई डाल दी गई थी। गजाधर बाबू उस कमरे में पड़े पड़े कभी कभी अनायास ही उस अस्थायित्व का अनुभव करने लगते। उन्हें याद हो जाती उस रेलगाड़ी की जो आती और थोड़ी दूर रुककर किसी और लक्ष्य की ओर चली जाती। घर छोटा होने के कारण बैठक में ही अब अपना प्रबंध किया था। उनकी पत्नी के पास अंदर एक छोटा कमरा अवश्य था, पर एक और अचारों के मर्तबान, दाल चावल के कनस्तर और घी के डिब्बे से घिरा था। दूसरी ओर पुरानी रजाइयाँ दरियों में से लिपटी और रस्सी में बंधी हुई रखी थी। उसके पास एक बड़े से टीन के बक्स में घर भर के गर्म कपड़े थे। बीच में एक अलगनी बंधी हुई थी जिस पर प्रायः बसंती के कपड़े लापरवाही से पड़े रहते थे। वह भरसक उस कमरे में नहीं जाते थे। घर का दूसरा कमरा अमर और उसकी बहू के पास था। तीसरा कमरा जो सामने की ओर था बैठक था। गजाधर बाबू के आने से पहले उसमें अमर की ससुराल से आई बेंत की 3 कुर्सियों का सेट पड़ा हुआ था। बेटे के ससुराल से आए हुए बेंत की कुर्सियों का सेट पड़ा था सारे कमरे में, सामने के कमरे में। कुर्सियों पर नीली गद्दियां और बहू के हाथों के कढ़े कुशन थे। जब कभी उनकी पत्नी को कोई लंबी शिकायत करनी होती तो अपनी चटाई बैठक में डालकर पड़ जाती थी। वह एक दिन चटाई लेकर आ गई। गजाधर बाबू ने घर गृहस्थी की बातें छेड़ी। वह घर का रवैया देख रहे थे। बहुत हल्के से उन्होंने कहा कि अब हाथ में पैसा कम रहेगा, कुछ खर्च कम होना चाहिए। घटे हुए वेतन और पेंशन के पैसे पर उन्होंने कोताही की बात कही। सभी खर्च तो वाजिब है, किसका पेट काटूं? पत्नी की सलाह है। सभी खर्च तो वाजिब हैं, किसका पेट काटूं? यही जोड़ गांठ करते बूढ़ी हो गई, न मन का पहना न मन का ओढ़ा। गजाधर बाबू ने आहत विस्मित दृष्टि से पत्नी को देखा। उनसे अपनी हैसियत छुपी न थी। उनकी पत्नी तंगी का अनुभव कर उसका उल्लेख करती, वह स्वाभाविक था, लेकिन उसमें सहानुभूति का पूर्ण अभाव गजाधर बाबू को बड़ा खटका। उनसे यदि राय बात की जाती कि प्रबंध कैसे हो तो उन्हें चिंता कम, संतोष अधिक होता, लेकिन उनसे तो केवल शिकायत की जाती थी। उस बुजुर्ग से सिर्फ शिकायत की जाती थी जैसे परिवार की सब परेशानियों के लिए वही जिम्मेदार थे। तुम्हें किस बात की कमी है? अमर की माँ, घर में बहू है, लड़के बच्चे हैं, सिर्फ रुपयों से ही आदमी अमीर नहीं होता। गजाधर बाबू ने कहा और कहने के साथ ही अनुभव किया यह उनकी आंतरिक अभिव्यक्ति थी, ऐसी कि उनकी पत्नी नहीं समझ सकती। हाँ, बड़ा सुख है न बहू से, आज रसोई करने गई है, देखो क्या होता है, कहकर पत्नी आंखें मूंदी और सो गई। गजाधर बाबू बैठे हुए पत्नी को देखते रहे। यही उनकी पत्नी, जिसके हाथों के कोमल स्पर्श, जिसकी मुस्कान की याद में उन्होंने संपूर्ण जीवन काट दिया था। उन्हें लगा कि यह लावण्यमयी युवती जीवन की राह में कहीं खो गई और उसकी जगह आज जो स्त्री है वह उनके मन और प्राणों के लिए नितांत अपरिचिता है। पत्नी भी अपरिचिता लग रही है, जो सिर्फ दुख और चिंता की ही बातें करती हैं। गाढ़ी नींद में डूबी उनकी पत्नी का भारी सा शरीर बहुत बेडौल और कुरूप लग रहा था। चेहरा श्रीहीन और रूखा था। गजाधर बाबू देर तक निस्संग दृष्टि से पत्नी को देखते रहे और फिर लेटकर छत की ओर ताकने लगे। पत्नी निढाल हो गई, घर की चिंता बताते बताते, और ये भी आकाश में कंडियां गिनने लगे। अंदर कुछ गिरा और उनकी
पत्नी हड़बड़ा कर उठ बैठी। लो, बिल्ली ने कुछ गिरा दिया शायद, और वह अंदर भागी। थोड़ी देर में लौट आई तो उनका मुंह फूला हुआ था। देखा देखा बहू को? चौका खुला छोड़ आई, बिल्ली ने दाल की पतीली गिरा दी। बहू चौका खुला छोड़ आई और बिल्ली ने दाल की पतीली गिरा दी। सभी तो खाने को हैं, अब क्या खिलाऊंगी? वह सांस लेने को रुकी और बोली, तरकारी और 4 पराठे बनाने में सारा डिब्बा घी उड़ेल कर रख दिया। जरा सा दर्द नहीं, कमाने वाला हाड़ तोड़े और यहाँ चीजें लुटे। मुझे तो मालूम था कि यह सब काम किसी के बस का नहीं है। रसोई में बेचारी खुद तो करती रही, प्रबंध तब तक ठीक रहा, मगर बहू के प्रबंधन में कहीं कोई चिंता नहीं है, घर की परेशानी की कोई बात नहीं है। गजाधर बाबू को लगा कि पत्नी कुछ और बोलेंगे तो उनके कान झंझना उठेंगे। ओठ भींच करवट लेकर उन्होंने पत्नी की ओर पीठ कर ली। अब दृश्य बदलता है। रात का भोजन बसंती ने आज जानबूझकर ऐसा बनाया कि कौर तक निगला ना जा सके। गजाधर बाबू चुपचाप खा पर उठ गए। उन्होंने बेटी को रात के भोजन की जवाबदेही दी थी। अब बेटी ने ऐसा भोजन बनाया कि कौर तक निगला ना जा सके। गजाधर बाबू चुपचाप खाकर उठ गए, पर नरेंद्र थाली सरकाकर उठ खड़ा हुआ और बोला, मैं ऐसा खाना नहीं खा सकता। बसंती तुनक कर बोली, तो न खाओ, कौन तुम्हारी खुशामद करता है? बहन भाई को सुनाती है, तुमसे खाना बनाने को कहा किसने था? नरेंद्र चिल्लाया, बाबूजी ने। बाबूजी के बैठे बैठे यही सूझता है। बसंती को उठाकर मां ने नरेंद्र को मनाया और अपने हाथ से कुछ बनाकर खिलाया। गजाधर बाबू ने बाद में पत्नी से कहा, इतनी बड़ी लड़की हो गई और उसे खाना बनाने तक का शऊर नहीं आया। अरे आता सब कुछ है, करना नहीं चाहती, पत्नी ने उत्तर दिया। अगली शाम मां को रसोई में देख कपड़े बदलकर बसंती बाहर आई तो बैठक में गजाधर बाबू ने टोक दिया, कहाँ जा रही हो? पड़ोसी में शीला के घर, बसंती ने कहा। बसंती जो बेटी है। कोई जरूरत नहीं, अंदर जाकर पढ़ो, गजाधर बाबू ने कड़े स्वर में कहा। कुछ देर अनिश्चित खड़े रहकर बसंती अंदर चली गई। गजाधर बाबू शाम को रोज टहलने जाते थे। लौट कर आए तो पत्नी ने कहा, क्या कह दिया बसंती से? शाम से मुंह लपेटे पड़ी है, खाना भी नहीं खाया। गजाधर बाबू खिन्न हो गए। पत्नी की बात का उन्होंने कुछ उत्तर नहीं दिया। उन्होंने मन में निश्चय कर लिया कि बसंती की शादी जल्दी ही कर देनी है। उस दिन के बाद बसंती पिता से बची रहने लगी। जाना होता तो पिछवाड़े से जाती। गजाधर बाबू ने 2-1 बार पत्नी से पूछा तो उत्तर मिला, रूठी हुई है बेटी, रूठी हुई है। गजाधर बाबू को और रोष हुआ। लड़की के इतने मिजाज, जाने को रोक दिया तो पिता से बोलेगी नहीं। फिर उनकी पत्नी ने ही सूचना दी कि अमर अलग रहने को सोच रहा है। बेटा अब अलग रहने का सोच रहा है। क्यों? गजाधर बाबू ने चकित होकर पूछा। पत्नी ने साफ साफ उत्तर नहीं दिया। अमर और उसकी बहू की शिकायतें बहुत थी। उनका कहना था कि गजाधर बाबू हमेशा बैठक में ही पड़े रहते हैं। कोई आने जाने वाला हो तो कहीं बिठाने की जगह नहीं। अमर को वह अभी छोटा सा समझते थे और बेमौके टोक देते थे। उनको विश्वास था कि उनका बेटा अभी भी छोटा है, टोक देते थे। बहू को काम करना पड़ता था और सास जब तक फूहड़पन पर ताने देती रहती थी। हमारे आने के पहले भी कभी ऐसी बात हुई थी? गजाधर बाबू ने पूछा। पत्नी ने सिर हिलाकर बताया कि नहीं, पहले अमर घर का मालिक बनकर रहता था। बेटा घर का मालिक बनकर रहता था, बहू को कोई रोक टोक न थी। अमर के दोस्तों का प्रायः यहीं अड्डा जमा रहता था और अंदर से नाश्ता चाय तैयार होकर जाता रहता था। बसंती को भी वही अच्छा लगता था। गजाधर बाबू ने बहुत धीरे से कहा, अमर से कहो जल्दबाजी की कोई जरूरत नहीं है। जब बेटा अलग रहने के लिए तैयार है तो अमर बाबू भी कहते हैं कि अभी जल्दबाजी की जरूरत नहीं है। अगले दिन वह सुबह घूम कर लौटे तो उन्होंने पाया कि बैठक में उनकी चारपाई नहीं है। अंदर आकर पूछने ही वाले थे कि उनकी दृष्टि रसोई के अंदर बैठी पत्नी पर पड़ी। उन्होंने यह कहने को मुंह खोला कि बहू कहाँ है, पर कुछ याद कर चुप हो गए। पत्नी की कोठरी में झांका तो आचार, रजाइयों और कनस्तरों के मध्य अपनी चारपाई लगी हुई पाई। जहाँ पत्नी रहती थी, घर के परचून के सामानों के बीच, अलगनी के बीच, वहीं गजाधर बाबू की भी चौकी लगा दी गई थी बरामदे से उठाकर।
गजाधर बाबू ने कोट उतारा और कहीं टांगने को दीवार पर नजर दौड़ाई, फिर उसे मोड़कर अलगनी के कुछ कपड़े खिसकाकर एक किनारे टांग दिया। कुछ खाए बिना भी अपनी चारपाई पर लेट गए। कुछ भी हो, तन आखिरकार बूढ़ा ही था। सुबह शाम कुछ दूर टहलने अवश्य चले जाते, पर आते आते थक उठते थे। गजाधर बाबू को अपना बड़ा सा खुला हुआ क्वार्टर याद आ गया। वो नौकरी के काल का क्वार्टर याद आ गया। निश्चित जीवन, सुबह पैसेंजर ट्रेन आने का पर स्टेशन की चहल पहल, चिर परिचित चेहरे और पटरी पर रेल की पहियों की खटपट जो उनके लिए मधुर संगीत की तरह थी। दुकान और डाक गाड़ी के इंजनों की चिघाड़ उनकी अकेली रातों की साथी थी। सेठ रामजी मल से मिल के कुछ लोग कभी कभी पास आ बैठते, वही उनका दायरा था, वही उनके साथी। वह जीवन अब उन्हें एक खोई निधि सा प्राप्त हुआ। उन्हें लगा कि वह जिंदगी द्वारा ठगे गए हैं। उन्होंने जो कुछ चाहा उसमें से उन्हें एक बूंद भी न मिली। अब यहाँ रिटायरमेंट के बाद जो घर की मनोदशा है, जो उपेक्षा है, लगता है कि जिसकी कल्पना की थी उसका एक बूंद भी यहाँ नहीं मिला। लेटे हुए घर के अंदर से आते विविध स्वरों को सुनते रहे। बहू और सास की छोटी छोटी सी झड़प, बाल्टी पर खुले नल की आवाज़, रसोई के बर्तनों की खटपट और उसी में दो गरौइयों का वार्तालाप। और अचानक ही उन्होंने निश्चय कर लिया कि अब घर की किसी बात में दखल न देंगे। अब घर के किसी बात में दखल न देंगे। यही गृहस्थी के लिए पूरे घर में एक चारपाई की जगह नहीं है तो यहीं पड़े रहेंगे। अगर कहीं और डाल दी गई तो वहाँ चले जाएंगे। यदि बच्चों के जीवन में उनके लिए कहीं स्थान नहीं तो अपने ही घर में परदेसी की तरह पड़े रहेंगे। और उस दिन के बाद सचमुच गजाधर बाबू कुछ नहीं बोले। नरेंद्र मांगने आया तो बिना कारण पूछे उसे रुपए दे दिए। बसंती काफ़ी अंधेरा हो जाने के बाद भी पड़ोस में रही तो भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। पर उन्हें सबसे बड़ा गम था कि उनकी पत्नी ने भी उनमें कुछ परिवर्तन लक्ष्य नहीं किया। वह मन ही मन कितना भार ढो रहे थे, इससे वह अनजान ही बनी रही। पत्नी भी उनकी उस वेदना से अनजान बनी रही, बल्कि उन्हें पति के घर के मामले में हस्तक्षेप न करने के कारण शांति ही महसूस हुई। कभी कभी कह भी उठती, ठीक ही है, आप बीच में ना पड़ा कीजिए, बच्चे बड़े हो गए हैं, हमारा जो कर्तव्य था कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, शादी कर देंगे। गजाधर बाबू ने आहत दृष्टि से पत्नी को देखा। उन्होंने अनुभव किया कि वह बच्चों के लिए केवल धनोपार्जन के निमित्त मात्र हैं। उन्होंने महसूस किया कि वह पत्नी और बच्चों के लिए सिर्फ धनोपार्जन के निमित्त मात्र हैं। जिस व्यक्ति के अस्तित्व में पत्नी मांग में सिंदूर डालने की अधिकारी है, समाज में उसकी प्रतिष्ठा है, उसके सामने वह दो वक्त भोजन की थाली रख देने से सारे कर्तव्यों की छुट्टी पा जाती है। वह घी और चीनी की डिब्बों में इतनी रमी हुई है कि अब वही उनकी संपूर्ण दुनिया बन गई है। गजाधर बाबू उनके जीवन के केंद्र नहीं हो सकते। उन्हें तो अब बेटी की शादी के लिए ही उत्साह बुझ गया। किसी बात में हस्तक्षेप न करने के निश्चय के बाद भी उनका अस्तित्व उस वातावरण का एक भाग न बन सका। उनकी उपस्थिति उस घर में ऐसी असंगत लगने लगी थी जैसे सजी हुई बैठक में उनकी चारपाई थी। उनकी सारी खुशी एक गहरी उदासीनता में डूब गई। अब कहानी अंतिम दृश्य में है। इतने सब निश्चयों के बावजूद गजाधर बाबू एक दिन बीच में दखल दे बैठे। सोचा तो था कि दखल नहीं देंगे, मगर एक दिन दखल दे बैठे। पत्नी स्वभावानुसार नौकर की शिकायत कर रही थी, कितना कामचोर है, बाजार की हर चीज में पैसा बनाता है, खाने बैठता है तो खाता ही चला जाता है। गजाधर बाबू को बराबर यह महसूस होता रहता था कि उनके घर का रहन सहन और खर्च उनकी हैसियत से कहीं ज्यादा है। पत्नी की बात सुनकर लगा कि नौकर का खर्च बिल्कुल बेकार है, छोटा मोटा काम है, घर में 3 मर्द हैं, कोई ना कोई कर ही देगा। उन्होंने उसी दिन नौकर का हिसाब कर दिया। ये देखिए एक और आफत। उसी दिन उन्होंने नौकर का हिसाब कर दिया। अमर दफ्तर से आया तो नौकर को पुकारने लगा। अमर की बहू बोली, बाबूजी ने नौकर को छुड़ा दिया है। क्यों? कहते हैं खर्च बहुत है। यह वार्तालाप बहुत सीधा सा था, पर जिस टोन में बहू बोली गजाधर बाबू को खटक गया। बहू की बोलने के तेवर
का असर हो गया। उस दिन जी भारी होने के कारण गजाधर बाबू टहलने नहीं गए, आलस्य में उठकर बत्ती भी नहीं जलाई। इस बात को देखकर नरेंद्र माँ से कहने लगा, अम्मा तुम बाबूजी से कहती क्यों नहीं, बैठे बिठाए कुछ नहीं तो नौकर ही छुड़ा दिया। अगर बाबूजी यह समझें कि मैं साइकिल पर गेहूं रखकर आटा पिसाने जाऊंगा तो मुझसे यह नहीं होगा। हाँ अम्मा, बसंती का स्वर था, मैं कॉलेज भी जाऊं और लौटकर घर में झाड़ू भी लगाऊं, यह मेरे बस की बात नहीं है। बड़े आदमी हैं, अमर भुनभुनाया, चुपचाप पड़े रहें, हर चीज में दखल क्यों देते हैं। पत्नी ने बड़े व्यंग से कहा, और कुछ नहीं सूझा तो तुम्हारी बहू को ही चौके में भेज दिया। वह गई तो 15 दिन का राशन 5 दिन में बनाकर रख दिया। वह कुछ कहे इससे पहले कि चौका में घुस गई। कुछ देर में अपनी कोठरी में आई और बिजली जलाई तो गजाधर बाबू को लेटे देखकर सिटपिटाई। गजाधर बाबू की मुख मुद्रा से उनके भावों का अनुमान न लगा सकी। वह चुप आंखें बंद किए लेटे रहे। ये जो पत्नी और बच्चे बाहर बात कर रहे थे, उनको ये पता नहीं था कि गजाधर बाबू उस अंधेरी कोठरी में थक कर सोए हुए सब कुछ सुन रहे थे। गजाधर बाबू चिट्ठी हाथ में लिए अंदर आए। अब देखिए अंत क्या होता है। गजाधर बाबू चिट्ठी हाथ में लिए अंदर आए और पत्नी को पुकारा। वह भीगे हाथ लिए निकली और आंचल से पोंछती हुई पास आकर खड़ी हुई। गजाधर बाबू ने बिना किसी भूमिका के कहा, मुझे सेठ रामजी मल की चीनी मिल में नौकरी मिल गई है। मुझे सेठ रामजी मल की चीनी मिल में नौकरी मिल गई है। खाली बैठे रहने से तो 4 पैसे घर में आए वही अच्छा है। रिटायर होकर घर में रहने के सारे साधन मिट गए और अब राम जी मल की चीनी मिल में काम करने का पत्र दिखा रहे हैं बच्चों को। रहने से 2-4 पैसे घर में आए वही अच्छा है। उन्होंने पहले ही कहा था, मैंने ही मना कर दिया था। फिर कुछ रुक कर जैसे बुझी हुई आग में एक चिंगारी चमक उठे। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, मैंने सोचा था कि बरसों तुम सबसे अलग रहने के बाद अवकाश पाकर परिवार के साथ रहूंगा। मैंने सोचा था कि बरसों तुम सबसे अलग रहने के बाद अवकाश पाकर परिवार के साथ रहूंगा। खैर परसों जाना है, तुम भी चलोगी? मैं? पत्नी ने सकपका कर कहा, मैं चलूंगी तो यहां क्या होगा? इतनी बड़ी गृहस्थी, फिर सयानी लड़की। बातचीत को काट गजाधर बाबू ने हताश स्वर में कहा, ठीक है तुम यहीं रहो, मैंने तो ऐसे ही कहा था, और गहरे मौन में डूब गए। देखिए अंत क्या होता है। नरेंद्र ने बड़ी तत्परता से बिस्तर बांधा। बेटा तत्पर है भेजने के लिए। नरेंद्र ने बड़ी तत्परता से बिस्तर बांधा और रिक्शा बुला लाया। गजाधर बाबू का टीन का बक्सा और पतला सा बिस्तर उस पर रख दिया गया। नाश्ते के लिए लड्डू और मठरी की डालियां हाथ में लिए गजाधर बाबू रिक्शे पर बैठ गए। फिर से काम करने के लिए चल पड़ा बूढ़ा। गजाधर बाबू रिक्शे पर बैठ गए। एक दृष्टि उन्होंने परिवार पर डाली, फिर दूसरी ओर देखने लगे और रिक्शा चल पड़ा। उनके जाने के बाद सब अंदर लौट आए। बहू ने अमर से पूछा, सिनेमा ले चलिएगा ना? सबके दिन फिर लौट आए, सब आजाद हो गए। उनके जाने के बाद सब अंदर लौट आए। बहू ने अमर से पूछा, सिनेमा ले चलिएगा ना? बसंती ने उछल कर कहा, भैया हमें भी। गजाधर बाबू की पत्नी सीधे चौके में चली गई। बची हुई मठरियों को कटोरदान में रखकर अपने कमरे में लाई और कनस्तरों के पास रख दिया। फिर बाहर आकर कहा, अरे नरेंद्र बाबूजी की चारपाई कमरे से निकाल दे। वो जो बरामदे से कमरे में रख दिया गया था हॉल से। फिर माँ को भी वहाँ असहजता महसूस हो रही, वो चारपाई बाहर निकालने के लिए करें। अरे नरेंद्र बाबूजी की चारपाई कमरे से निकाल दे, उसमें चलने तक की जगह नहीं है। कैसे एक बुजुर्ग साध लेकर लौटता है अवकाश प्राप्ति के बाद, और घर में रहने की जो उसकी तमन्ना ही रह जाती है। घर के लोग उस बूढ़े को, उस बुजुर्ग को, जो लंबी पारी खेलकर रिटायरमेंट के बाद घर आता है, यह सोच कर कि घर मिलेगा, मगर यहाँ घर तो घर नहीं है। सारे लोगों की स्वतंत्रता में बाधा पड़ती है। यहाँ तक कि ब्याह कर लाई गई पत्नी को भी जंजाल लगता है। अर्थात एक बूढ़े का दर्द
इस वापसी कहानी में मैंने आपको सुनाने का प्रयास किया। बुजुर्ग जो आज संवेदनहीन समाज का शिकार हो रहे हैं, घर घर में ओल्ड एज होम तो बढ़ रहे हैं, मगर कारण क्या है, इस कहानी में आप उसको जानने का प्रयास करेंगे। संवेदना मर जाएगी तो आदमी कहाँ जाएगा। जिस घर जिस परिवार के लिए आदमी पूरी जिंदगी लगाता है, वह घर वह परिवार भी अपनी स्वतंत्रता के लिए, अपनी स्वतंत्रता के लिए अपने उन अभिभावकों को बोझ समझने लगे। बेटी भी बोझ समझे, बहू भी बोझ समझे, बेटा भी बोझ समझे, तो समझे पत्नी भी अपनी स्वतंत्रता में खलन समझने लगती है। तो ऐसे जिंदगी भर की कमाई के बाद इन वृद्धों पर कोई विमर्श किया। यह वृद्ध विमर्श इन दिनों चल निकला है, मगर उषा प्रेमवदा की यह कहानी हमको आपको और समाज को जानने, सोचने और समझने के लिए विवश करती है। हमको आपको भी विचार करना चाहिए कि जब समाज से भावना मर जाएगी, संवेदना मर जाएगी, तो जिस परिवार के लिए हम जीवन भर कमाते हैं वह परिवार किस काम का। जब परिवार में जब हम असमर्थ होने लगते हैं, बुजुर्ग होने लगते हैं, बूढ़े होने लगते हैं, असहाय जब सहारे की ज़रूरत होती है, तो समाज में जब सहारे की ज़रूरत है और सहारा देने वाले बच्चे जब पीछा छुड़ाने लगे, बोझ समझने लगे, उनकी चारपाई उनको वजनी लगने लगे, उसमें अपने स्वतंत्रता में खलन लगने लगे, तो क्या होगा इस समाज को। अपने भारत जैसे संवेदनशील देश में यह समस्या दिनों दिन बढ़ रही है। आज ये समाज में एक बड़ी बीमारी बनती जा रही है। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों को भी शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और कहानी कैसी लगी इस विषय पर आप मुझे अपने विचार मंतव्य देंगे। सुबोध सिंह शिवगीत का बहुत बहुत नमस्कार।